तो पिथौरागढ़ में हम हैं और चुनाव का माहौल है। नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है पूरे उत्तराखंड में और पिथौरागढ़ में पहली बार चुनाव हो रहा है नगर निगम का और पहला मेयर चुना जाना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर स्पेशली बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से अंजू लुंठी यहाँ से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, सबसे पहले तो K24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कांग्रेस का यहाँ पे पिथौरागढ़ में पहली बार मेयर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी जी चुनाव मैदान में, किन तैयारियों के साथ कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर और एक ग्रीन उत्तराखंड का एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, बर्फ़ गिरनी बंद हो गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो मैदानी क्षेत्र थे जहां 32-33 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा देखने को मिलता था वो 40 से ज़्यादा जा रहा है। तो एक ग्रीन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट हमारा है। दूसरा, स्वच्छ पानी हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारा ये है कि हम इन 5 सालों में पहले स्वच्छ पानी घरों तक पहुंचा सके। वो ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो एरो लगा रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनके बच्चे अभी भी गंदा पानी के लिए मजबूर हैं। उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। शिक्षा में हमें स्कूल्स के बेहतर करने के लिए काम करना है। स्वास्थ्य में हमने करना है, जिस तरीके से डेंगू इत्यादि बीमारियां फैले और जिस तरह गंदगी का अंबार सब जगह मिलेगा। मेन रोड्स को अगर छोड़ दीजिए आप, जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ के जो हमारे रास्ते हैं या जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सब टूटी हुई हैं, तो इन सब पे काम करना है। कभी भी कई बार ऐसा होता है कि जब प्रत्याशी हमारी पार्टी के होते हैं, किसी भी पार्टी के होते हैं और वो निर्दलीय जाते हैं तो डैमेज कंट्रोल एक बहुत बढ़िया है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, हम लोगों ने कोशिश की, विधायक जी के यहाँ खुद ललित फरसवान जी जो हमारे विधायक और इस समय पूरे उत्तराखंड के पंचायत प्रोकोर्स के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आए थे मिलने के लिए। भागीरथ भट्ट जी ने बात की, मैंने बात की, खुद हमारे जनरल सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है आदरणीय वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी बात की। अब उसके बाद भी आदमी तय करके बैठा है कि मैंने पार्टी का नुकसान करना है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? वैसे हो सकता है कि बीजेपी का कोई दबाव हो, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से ऐसा भी पार्टी छोड़ के गया है जिसके समय के कुछ घोटाले हैं, जिस पे कोर्ट में मामला चल रहा है और गले में तलवार अटकी हुई है, तो इसलिए भी कुछ लोग जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और मामले भी हों। एक सवाल और मैं आपसे लूँगा कि जिस तरीके से अब चीज़ें हुई, उपचुनाव हुआ अभी और आगे 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेके पार्टी की ओर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, पार्टी की तैयारी कैडर में होती है और मैं पिछले 3 साल से लगातार कैडर बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने सेंट्रलाइज प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज किया। मैं अब बूथों में, गाँवों में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायत में हम आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, और उसका नतीजा हमको बाई इलेक्शन में देखने को मिला जब हम बद्रीनाथ और हरिद्वार जीते, मंगलौर। और ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि जिसकी गवर्नमेंट है वो बाई इलेक्शन हारा है, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे किया। मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं भट्ट जी, ये इनके जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया है, समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, वो लोग इस समय सब एकजुट हुए हैं। और जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं इसको हम माइंड भी नहीं करते, क्योंकि इन बाई इलेक्शन से पहले भी काफ़ी लोग बीजेपी में गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग 2 बाई इलेक्शन जीते हैं। और केदारनाथ का चुनाव अगर देखें, वो भी मैं हार नहीं मानता, क्योंकि हमने 6000 वोट बढ़ाया और बीजेपी के 22,000 के अगेंस्ट 30,000 वोट अगेंस्ट में गया है। अगर चौहान जी वाला वोट को हम कंसोलिडेट कर पाते कांग्रेस की तरफ को, तो निश्चित ही हम केदारनाथ भी जीत रहे थे। और मुझे उम्मीद है इस बार के निकाय चुनाव में आप देखेंगे 11 नगर निगम हैं और 11 नगर निगम में बहुमत जो है कांग्रेस का होगा। बिल्कुल। यहाँ पे उत्तराखंड में 2 सबसे अहम मुद्दे होते हैं, एक तो भू कानून को लेके और एक यूसीसी को लेके। दोनों को लेके सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों तैयारी कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसको लेके आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव उसमें होना चाहिए, संशोधन क्या कांग्रेस मांग करती है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि भू कानून की आवश्यकता है, लेकिन एक ऐसा शोध करा हुआ भू कानून जिससे यहाँ की इकोनॉमी को नुकसान ना हो, यहाँ की पर्यावरण को नुकसान ना हो और हमारे को डेवलपमेंट में जिससे मदद हो, ऐसा भू कानून चाहिए। और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून दिया था राज्य बनने के बाद, उसकी कोई सानी नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। उसमें कुछ खराब अमेंडमेंट और एक अच्छा काम त्रिवेंद्र रावत ने किया, उन्होंने लिमिट बढ़ा दी। लेकिन एक अच्छा अमेंडमेंट ये किया था कि 2 साल तक अगर जिस प्रोविजन से ज़मीन ली गई है उसमें अगर कार्य नहीं हो रहा तो सरकार निहित कर लेगी, अपने में निहित कर लेगी। लेकिन ये धामी जी जो आज बड़ी बात करें सशक्त कानून की, इन्होंने उसमें
छूट दी, और छूट ऐसी थी कि लोगों ने ज़मीन जो है कृषि के लिए ली, उसमें भवन बना के बेच दिए, प्लॉट्स बना के बेच दिए, फैक्ट्री के लिए ज़मीन ली कि उनको अलग तरीके खुर्द-बुर्द किया गया, और अब वो एक सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है नरेंद्र तिवारी जी वाला जो मॉडल था और उसमें जो संशोधन अन्य सरकारों ने अच्छे वाले किए थे उनको रख के और एक शोध करके अन्य राज्यों में जाके कि क्या भू कानून किस तरीके का है, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उस सब का ध्यान रखते हुए एक सशक्त भू कानून बनना चाहिए। आपने दूसरा प्रश्न यूसीसी का किया। मेरे दो ही बातें हैं। एक तो यूसीसी में ये जो 2 लाख लोगों की बात करते हैं, हमने बात की है, उन 2 लाख लोगों का डाटा ब्लैक एंड वाइट में जारी करें। हम भी तो जाएं, मिलें कि उन 2 लाख लोगों से मिले नहीं मिले, पत्रकारों को भी मौका मिले कि जाके बात करें, भाई आपसे बात हुई नहीं हुई। मैं विपक्ष का अध्यक्ष हूँ, मैंने 2 पत्र, एक प्रशासन को, एक मुख्यमंत्री को लिखा था कि यूसीसी की जो बैठक थी राय मशवरे की, उसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ, निमंत्रण था, लेकिन मैंने कुछ उनसे मांगा था कि आपका क्या एजेंडा है, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, ताकि मैं स्टडी करके और संविधान को पढ़ के वहाँ जा सकूँ, क्लॉजेस को बात कर सकूँ। लेकिन मेरी आज तक उन पत्रों का जवाब तक नहीं आया है। कितनी सीरियसनेस है ये समझा सकता है। बीजेपी और आरएसएस का पुराना एजेंडा है यूसीसी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 11 साल की गवर्नमेंट होगी सेंट्रल में, और एक मजबूत इनका, जिसको ये बहुत मजबूत कहते हैं, वो प्रधानमंत्री है, और एक मजबूत ये कहते हैं कि हमारा जो गृह मंत्री सबसे मजबूत है। दोनों मजबूत लोगों ने 11 साल में हिम्मत नहीं करी कि उसको केंद्र से कर सकें। और आप जानते हैं यूसीसी के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। बिना लोकसभा में पारित किए हुए, बिना लोकसभा से अमेंडमेंट किए हुए आप यूसीसी लागू नहीं कर सकते। एक ऐसा यूसीसी जिसमें कई जाति उपजातियों को छोड़ा जा रहा हो, वो यूसीसी कैसे हो सकता है? फिर इसका मतलब ये तो हिंदू मुसलमान नैरेटिव का एक ABC में से कोई पार्ट है। जैसे मज़ार है, जैसे आपके लव जिहाद, लैंड जिहाद है, उसी तरीके से यूसीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताना चाहिए मोदी जी को, बताना चाहिए धामी जी को, भाई ये सेंट्रल से क्यों नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में लागू होगा, पड़ोस में हिमाचल में नहीं होगा। उत्तराखंड में लागू होगा, पड़ोस में हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में होगा, यूपी वाले मानने को तैयार नहीं, दिल्ली वाले मानने नहीं। तो ऐसे यूसीसी का क्या फ़ायदा। और उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कोई उत्साह नहीं है। आप आम आदमी से बात कीजिए, उसको पता भी नहीं है यूसीसी क्या है। तो ये एक खाली इनके चुनावी शगुफों में से एक है, जिसकी डेट रोज़ आगे बढ़ रही है। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ जिन्न निकले, उसमें कई लिविंग रिलेशन और ये ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को लगता है कि हमारे समाज में घोर आपत्ति होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।